जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एम फिजिक्स पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अपकेंद्रीय बल के बारे में चर्चा की थी, उसको ही हम आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखो, अपकेंद्रीय जो बल होता है उसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहता है कि कोई वस्तु जिस स्थिति में है वो इसी स्थिति में बने रहना चाहती है। ठीक है, अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर बने रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील बने रहना चाहती है, या कोई दिशा में गतिशील है तो उसी दिशा में गतिशील बने रहना चाहती है। ठीक है, दूसरा न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहता है, अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना है या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो वो परिवर्तन अपने आप नहीं होता है, वो किसी न किसी बल के द्वारा संपन्न किया जाता है। अर्थात वस्तु की स्थिति परिवर्तित करनी है तो हमको उस पर बल आरोपित करना ही होगा। ये कौन कहता है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, अब देखो, वृत्तीय गति में वस्तु जो होती है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे समझते हैं, वस्तु यहाँ पे, तो वस्तु जो है वो दिशा के जड़त्व के कारण इस दिशा में गतिशील बने रहना चाहती है। ठीक है, लेकिन वो घूम रही है इस पथ के अनुसार, वृत्ताकार पथ पर, अर्थात वृत्तीय गति कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए थी इधर, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी दिशा परिवर्तित हो रही है, उसकी दिशा का विरोध हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उस पर कोई बल कार्य कर रहा है। ठीक है, और ये जो बल कार्य करता है इसी को हम क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल। अब चूंकि वस्तु की जो गति होती है वो वृत्ताकार पथ पर किसी भी बिंदु पर, इस पे समझते हैं, उस बिंदु पर स्पर्श जाके अंदिश होती है। इस बिंदु पर उसकी दिशा कैसे होगी, गति की, इधर साइड। ठीक है, अब वस्तु की डायरेक्शन में चेंज किया है तो किसके कारण हुआ है, बल के कारण। ठीक, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में हमें क्या चाहिए, केवल डायरेक्शन में चेंज चाहिए, उसकी वैल्यू में, वेग की डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, केवल उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, अर्थात उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण चेंज नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में यह स्थिति कब पैदा होगी, यह स्थिति तब पैदा होगी जब उस बिंदु पर उसकी वेग की जो दिशा है वो उस बल के लंबवत हो। अर्थात वेग की दिशा किधर है, स्पर्श जाके अंदिश, तो इसके लंबवत क्या होती है, स्पर्श जाके लंबवत होती है उसकी त्रिज्या, अर्थात बल की दिशा किधर होगी, त्रिज्या के अंदिश होगी और अंदर की तरफ होगी। ये मैंने आपको बताया था कि जो अपकेंद्रीय त्वरण होता है या अपकेंद्रीय बल लगता है वो त्रिज्या के अंदिश तथा केंद्र की ओर कार्य करता है। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें कौन सा बल चाहिए, अपकेंद्रीय बल। और कैसा, उसकी वैल्यू चेंज ना हो, किसकी, वेग की, अर्थात उसका परिमाण चेंज ना हो। ये कब संभव है, जब इन दोनों के बीच बल और वेग दोनों के बीच कितना
कोण हो 90 डिग्री का कोण हो। ठीक है, अब केंद्रीय बल से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.1 kg की एक गेंद को किसी डोरी से बांधकर 1 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में प्रारंभिक चाल 10 RPM से घुमाया जाता है। ठीक है, त्रिज्या को स्थिर रखकर यदि डोरी का तनाव इसके प्रारंभिक तनाव का 1/4 कर दिया जाए तब उसकी चाल क्या होगी। ऑप्शन दे रखे हैं 5 RPM, 10 RPM, 20 RPM, 14 RPM। अर्थात जो चाल हमसे पूछी है वो RPM के रूप में ही पूछी है। और RPM क्या होती है, RPM ये किसका मात्रक है, आवृत्ति का। आवृत्ति क्या होती है, n। ठीक है, तो मैंने आपको अब केंद्रीय बल का फॉर्मूले बताए थे, क्या बताए थे, F बराबर mv²/r या m ω²r या 4m²n² r या फिर 4m²/t² r। अब हमें इसमें क्या दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या कितनी है, r बराबर 1 मीटर और उसकी आवृत्ति दे रखी है, क्या दे रखी है, 10 RPM। ठीक है, तो हम फॉर्मूला भी कौन सा लेंगे, ये वाला। यहाँ से हम देखें और यहाँ पे इस स्थिति में जो बल का कार्य कर रहा है वो क्या कर रहा है, डोरी में तनाव। डोरी में तनाव बराबर T किसके है, 4m²n² r। ठीक है, अब देखो एक पहली स्थिति दे रखी है और दूसरी दे रखी है। दूसरी उस स्थिति में उसकी चाल पूछी है। क्यों ना हमें इनमें से T और N में संबंध निकाल लें। यहाँ से देखें तो T है T समानुपाती है किसके, n² के। ठीक है, या फिर मैं कहूँ n समानुपाती है रूट। ठीक है, ठीक है, पहली स्थिति में क्या होगा, यहाँ से हम इनको निकालें तो n1/n2 बराबर होगा किसके, रूट T1/T2 के। और हमें निकालना है n2 का मान, या फिर इसको लिख सकते हैं n2/n1 बराबर T2/T1। इनकी वैल्यू रखें, देखो T1 क्या दे रखा है, मान लेते हैं इसको T, और T2 हमें दे रखा है T1 का 1/4 अर्थात T/4। ठीक, N1 हमें दे रखा है 10 RPM और N2 हमसे पूछा है। ठीक, इसमें वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से n2/n1 बराबर रूट T2 कितना दे रखा है, T/4 अपॉन T1 कितना, T। इसको सॉल्व करेंगे तो
ये आएगा 1/4, ठीक है। और इसको बाहर इसका रूट लेंगे तो कितना आएगा 1/2, अर्थात n2/n1 बराबर 1/2, ठीक है। यहाँ से n2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी 1/2 n1, और n1 की वैल्यू इसमें रखें, n1 कितना है 10/2, तो n2 निकल के आया कितना 5 RPM, ठीक है। तो ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक समान कण एक डोरी से परस्पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। ये दे रखा चित्र ऐसे दे रखा है। और इनकी बीच की दूरी दे रखी है, जो इसके बीच की दूरी L, इसके भी बीच की दूरी L, इसके भी L, ठीक। सभी तीनों कण क्षैतिज समतल में गति कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझो इसको, किसी रस्सी से बांधकर तीनों कणों को, ये इसका केंद्र हो गया, और ये ऐसे, ये केंद्र, यहाँ पे A पॉइंट ले लिया, यहाँ पे B पॉइंट और ये C पॉइंट, तीन जगह तीन वस्तु बांध दी, और इसको ऐसे घुमाऊं मैं क्षैतिज में, ऐसे करके यूं, ऐसे, तो ये वृत्तीय गति हो गई, ठीक है। और इस स्थिति में जो तनाव होगा वो किसका काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल का, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों पॉइंटों के लिए अभिकेंद्रीय बल निकालेंगे, और वही क्या होगा, इनका तनाव होगा। और पूछ क्या रहा है, यदि सबसे भारी कण का वेग v0 है तब डोरी के तीनों भागों में तनाव का अनुपात होगा। तीनों भागों में तनाव का अनुपात पूछा है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं हम T1, इस भाग में मान लेते हैं T2, और इस भाग में मान लेते हैं T3, ठीक। अब देखो T3 निकालें, बिंदु C पर क्या कंडीशन है, देखो T बराबर किसके, m ओमेगा स्क्वायर इंटू R के, ठीक है। अब बिंदु C पर R बराबर क्या है, R बराबर दे रखा है, देखो 3L, यहाँ से यहाँ तक L, यहाँ से यहाँ तक L, और ये भी L, तो ये तीनों मिलके क्या हो जाएगी 3L। तो बिंदु C पर T3 बराबर हो जाएगा क्या, m ओमेगा स्क्वायर 3L, R की जगह कितना है 3L, ठीक। इसी प्रकार बिंदु B पर, बिंदु B पर तनाव क्या होगा, ये होगा T2, इन दोनों के बीच में क्या है T2, और इसमें से किसको घटाना पड़ेगा T3 को। बिंदु B पर तनाव क्या हो जाएगा T2 माइनस T3, और ये होगा किसके बराबर, m ओमेगा, और R की जगह क्या होगा 2L, ठीक है। L और L 2L, ये हो जाएगा।
और यहाँ से अगर हम T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 2L प्लस T3, और T3 की वैल्यू कितनी है, m ओमेगा स्क्वायर 2L प्लस m ओमेगा स्क्वायर 3L। तो ये हो जाएगा T2 बराबर m ओमेगा स्क्वायर 5L या 5L। ठीक, ये किस पर आया है, बिंदु C पर इतना निकल के आया, सॉरी बिंदु B पर इतना निकल के आया। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, T2 की, तो T2 कितना निकल के आएगा, m ओमेगा स्क्वायर 5L। ठीक, इसी प्रकार निकालते हैं बिंदु A पर तनाव क्या होगा, ये होगा T1, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा किसको, T2 को, T1 माइनस T2, और ये किसके बराबर होगा, m ओमेगा स्क्वायर, और r की जगह क्या काम करेगा, केवल L। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी होगी, L। यहाँ से T1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, m ओमेगा स्क्वायर L प्लस T2, और T2 की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी, ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर L प्लस m ओमेगा स्क्वायर 5L। ठीक, और T1 हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 6L। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन तीनों का T1 T2 T3 का अनुपात। तो इनका अनुपात निकालें तो ये निकलेगा T1 अनुपात T2 अनुपात T3। T1 कितना आया, m ओमेगा स्क्वायर 6L, T2 m ओमेगा स्क्वायर 5L, और T3 m ओमेगा स्क्वायर 3L। ये T3, ये T2 और ये T1। तो ये पद तो सब में कॉमन है तो ये कट जाएंगे, तो अनुपात निकल के आएगा 6:5:3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 kg द्रव्यमान के पत्थर का 1 मीटर लंबी 1 kg द्रव्यमान के पत्थर को 1 मीटर लंबी डोरी से बांधकर एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन पर सेकंड से क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है, डोरी में तनाव होगा। सीधा सा क्वेश्चन है, क्या क्या दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है m 1 kg, डोरी की लंबाई दे रखी है जो कि काम करेगी किसका, त्रिज्या का, कितनी, 1 मीटर। ठीक है, कोणीय वेग दे रखा है ओमेगा, कितना, 2 रेडियन पर सेकंड। ठीक, और पूछा क्या है, डोरी में तनाव। मैंने आपको बताया था डोरी में जो तनाव होता है किसका काम करता है, अपकेंद्रीय बल का।
ठीक, तो टी बराबर एम बी स्क्वायर अपॉन आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर या 4m पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर या 4m पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। क्या क्या दे रखा है हमें? ओमेगा दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है और मास दे रखा है। तो कौन सा फॉर्मूला ले लें? ये वाला। तो टी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ठीक, एम कितना? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर 2 का स्क्वायर इंटू आर कितनी? 1 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 4 न्यूटन। ऑप्शन सी। ठीक है, अब समझते हैं अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल क्या होता है? देखो, काल्पनिक बल होता है। क्यों होता है काल्पनिक बल? इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। वृत्तीय गति में जड़त्व के प्रभाव की व्याख्या करता है। कैसे करता है अभी समझेंगे। ठीक है, देखो, कोई वस्तु है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है। अब क्या होता है? अचानक वस्तु पर बल, अपकेंद्रीय बल कार्य करना बंद कर दे, या फिर हम इसको ऐसे समझें, किसी डोरी को, हम किसी पत्थर को डोरी में बांध कर घुमा रहे हैं और अचानक से डोरी टूट जाए, तो पत्थर क्या करेगा? जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर स्पर्श जाके अंदेश गति करता हुआ बाहर की ओर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस स्थिति को समझने के लिए दो चीजें लेते हैं। कोई कण है या कोई वस्तु है जो इस वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। दूसरी ओर एक प्रेक्षक ए है जो गति में सम्मिलित नहीं है, और एक दूसरा प्रेक्षक बी है जो गति में शामिल है। गति में शामिल है, इसका मतलब क्या है? जिस वेग से वस्तु गतिशील है इस वृत्ताकार पथ पर, उसी वेग से ये प्रेक्षक बी भी गतिशील है। ठीक है, तो इसके लिए वस्तु क्या होगी? स्थिर होगी। क्यों? उसी वेग से गतिशील है ये भी उसके साथ, और इसके लिए वस्तु गतिशील होगी। जब रस्सी टूट जाती है, मान लेते हैं ये इस प्रकार गति कर रहा है और यहाँ पे इस पॉइंट पर रस्सी टूट गई,
और रस्सी टूटी और ऐसे बाहर की ओर वो निकल गया। ठीक है। अब दो स्थितियां बनती हैं। ए के लिए क्या है, ए के लिए ए को लगेगा कि वस्तु है वो स्पर्शज्या के अंदिश बाहर की ओर निकल गई। ठीक, जो कि सत्य है। लेकिन वस्तु या प्रेक्षक बी को लगेगा कि जो वस्तु है, मानो कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित किया गया है, और वो बल आरोपित किया गया किससे, त्रिज्या के अंदिश बाहर की ओर। वस्तु पर बाहर की ओर कोई बाह्य बल आरोपित करके, वस्तु पर बाहर की ओर कोई बल आरोपित करके त्रिज्या के अंदिश फेंक दिया गया हो। तो यहाँ पे दो स्थिति बनी। एक प्रेक्षक ए है जो गति में सम्मिलित नहीं है, ठीक है, उसको क्या लग रहा है कि स्पर्शज्या के अंदिश बाहर की ओर गति करके निकल गई। कौन, वस्तु, जहां पर उसको अपकेंद्रीय बल से मुक्त किया गया। ठीक, या वस्तु रस्सी से टूटकर बाहर की ओर निकल गई। ठीक है, जो कि सत्य चीज है। और ऐसा किस लिए होता है, जड़त्व के कारण। और जड़त्व में भी कौन सा, दिशा का जड़त्व। दिशा के जड़त्व के कारण प्रेक्षक ए के अनुसार उस बिंदु पर वस्तु स्पर्शज्या के अंदिश ही गति करना चाहती थी, और वो उसी के अंदिश गति करती हुई बाहर की ओर निकल गई। ठीक है, लेकिन चूंकि वस्तु बी उसी के साथ गतिशील है, अतः वस्तु और बी का जड़त्व समान है, इसलिए ये घटना बी के लिए जड़त्व की घटना नहीं है, लेकिन बस प्रेक्षक ए के लिए ये घटना जड़त्व की घटना है। दिशा के जड़त्व के कारण वस्तु इस स्पर्श जाके अंदिश बाहर की ओर निकल गई, और इसके लिए जड़त्व की घटना नहीं है, क्योंकि वस्तु और प्रेक्षक बी दोनों का जड़त्व समान है, क्योंकि एक समान गति से एक साथ गतिशील थे। इसको ऐसा लगता है कि मानो कि त्रिज्या के अंदिश कोई बाह्य बल लगाया गया हो वस्तु पर, और उसको त्रिज्या के अंदिश बाहर की ओर फेंक दिया गया हो। जो वस्तु बी को लगता है कि कोई बाह्य बल लगाया गया है और वस्तु को बाहर की ओर फेंक दिया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल, जो कि क्या होता है, आभासी होता है। क्यों, क्योंकि यह घटना होती है किसके कारण, दिशा के जड़त्व के कारण। अर्थात जब वस्तु पर अपकेंद्रीय बल कार्य करना छोड़ दे, तो वस्तु उस पॉइंट पर उस स्पर्श जाके अंदिश बाहर की ओर निकल जाती है। और ऐसा किस कारण होता है, दिशा के
जड़त्व के कारण। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक रस्सी 100 न्यूटन का अधिकतम बल बिना टूटे सहन कर सकती है। 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु को 1 मीटर लंबी इस रस्सी के एक सिरे से बांधकर इसे क्षैतिज समतल में घुमाया जाता है। वस्तु की अधिकतम रेखीय चाल क्या होनी चाहिए जिससे कि रस्सी ना टूटे। ठीक है, मैक्सिमम हम उस पर कितना बल आरोपित कर सकते हैं, 100 न्यूटन, अर्थात क्रांतिक स्थिति क्या है इसकी, 100 न्यूटन से ज़्यादा हम बल इस पर आरोपित नहीं कर सकते। अब रस्सी की बात हो रही है तो रस्सी में जो उत्पन्न तनाव बल होगा वो किसका काम करेगा, अभिकेंद्रीय बल का, अर्थात T बराबर हो जाएगा mv²/r। ठीक है, और क्रांतिक स्थिति में जो mv²r होगा वो किससे अधिक नहीं हो सकता, 100 न्यूटन से अधिक नहीं हो सकता। अर्थात इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो बल की हो सकती है या टी की हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 100 न्यूटन। और इस स्थिति में जो बी निकल के आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 kg इंटू v² मैक्सिमम अपॉन आर। आर कितनी दे रखी है, 1 मीटर बराबर 100। ठीक, यहाँ से v² मैक्सिमम बराबर निकल का है कितना, 100। ठीक है, या फिर यहाँ से बी मैक्सिमम निकालें, क्या निकल के आएगी, √100 अर्थात 10 मीटर पर सेकेंड। तो अधिकतम वेग का मान क्या निकल के आया, 10 मीटर पर सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन, एक द्रव्यमान घर्षणहीन क्षैतिज सतह पर रखा है, उसे एक धागे से बांधकर एक स्थिर केंद्र के चारों ओर कोणीय वेग ω0 से घुमाया जाता है। ठीक, यदि धागे की लंबाई तथा कोणीय वेग दुगने कर दिए जाएं तब डोरी जिसका प्रारंभिक तनाव T0 है का तनाव अब होगा। मतलब दूसरी कंडीशन में जब उसका कोणीय वेग तथा धागे की लंबाई दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो उस स्थिति में उसका तनाव क्या होगा। ठीक है, देखो पहली स्थिति में दे रखा है कोणीय वेग ω0। ठीक, धागे की लंबाई तथा कोणीय वेग दोगुने कर दिए जाए और लंबाई को मान लेते हैं हम L। ठीक, और प्रारंभिक स्थिति में जो तनाव है वो कितना है, T0। ठीक, डोरी की स्थिति में या धागे की स्थिति में जो तनाव बल होगा
वही अपकेंद्रीय बल का कार्य करेगा। इसलिए यहाँ से T1 बराबर या T0 बराबर हो जाएगा क्या, m ओमेगा 0 का स्क्वायर इंटू l। ठीक है। अब दूसरी स्थिति में क्या किया है, सेकंड स्थिति में क्या किया है, द्रव्यमान तो वही है m, ठीक, ओमेगा की वैल्यू दोगुनी कर दी कोणीय वेग की, और लंबाई को भी दोगुना कर दिया। ठीक है। तो अब जो t निकल के आएगा ये क्या होगा, m 2 ओमेगा 0 का स्क्वायर, ठीक, और l की जगह क्या होगी 2l। ठीक है। ये इसका कोणीय वेग हो गया और ये इसकी त्रिज्या हो गई, किसकी, सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला जो तनाव है वो निकल के आए क्या, m 4 ओमेगा 0 इंटू 2l, या फिर t बराबर 8 m ओमेगा 0 का स्क्वायर और l। ठीक है। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है T0 की, प्रारंभिक तनाव की। तो जो नया तनाव हमें प्राप्त होगा वो 8 गुना होगा किसके, प्रारंभिक तनाव के। यही इसका आंसर है। ठीक, दोबारा समझ लीजिए। फर्स्ट कंडीशन में ओमेगा 0 कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या हमने मान ली l है और उसका तनाव T0 दे रखा है और मान लेते द्रव्यमान m है। ठीक, तो इस स्थिति में इसका जो तनाव बल होगा वही किसका काम करेगा, अपकेंद्रीय बल का। अपकेंद्रीय बल। ठीक, फिर सेकंड कंडीशन में क्या करता है, कोणीय वेग को दोगुना और तथा त्रिज्या को भी दोगुना कर देता है, अर्थात लंबाई मतलब क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या को दोगुना कर देता है। उस कंडीशन में उसका तनाव क्या होगा वो हमें निकालना था। दूसरे वाले के लिए हमने उनकी वैल्यू पुट कर दी, कोणीय वेग का स्क्वायर की जगह क्या रख दिया 2 ओमेगा 0 का स्क्वायर और त्रिज्या 2l। ठीक, इसको सॉल्व किया तो ये 8 आगे निकल के आ गया और ये पूरा पद दे रखा है किसके बराबर, T0 को बराबर। यहाँ से T0 रखा तो जो हमें नया या दूसरा जो तनाव हमें प्राप्त हुआ है वो कितना प्राप्त हुआ, प्रारंभिक का 8 गुना। नेक्स्ट, एक पत्थर को L लंबाई की डोरी द्वारा क्षैतिज वृत्त में स्थायी रूप से घुमाया जाता है। एक पत्थर को L लंबाई की डोरी द्वारा क्षैतिज वृत्त में स्थायी रूप से घुमाया जाता है। उसकी त्रिज्या अर्थात त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या हो गई L। ठीक, अस्थायी रूप से घुमाया जाता है। इसका आवर्तकाल T है। आवर्तकाल कितना दे रखा है, T।
यदि डोरी के तनाव को स्थिर रखकर इसकी लंबाई L को 1% बढ़ा दिया जाए तब T में प्रतिशत परिवर्तन होगा। A 1%, B 0.5%, C 2% या D 0.25%। अब देखो, सबसे पहले त्रिज्या और आवर्तकाल के रूप में अब केंद्रीय बल होगा, किस रूप में लिखते हैं उसको? तनाव बल कार्य करेगा किसका? अवकेंद्रीय बल का, और वो होगा 4m पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू एल। ठीक, अब क्या किया है इसने, इसकी लंबाई में परिवर्तन किया है और पूछा किस में? टी में परिवर्तन। टी मतलब आवर्तकाल में परिवर्तन पूछा है। यहां से दोनों स्थितियों में तनाव बल समान है तो ये कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4m पाई स्क्वायर अपॉन तनाव बल इंटू एल, यही आएगा। या फिर ये सारे का सारा पद ये कांस्टेंट है, तो यहाँ से निकल के आएगा टी स्क्वायर समानुपाती एल। ठीक है, या फिर टी समानुपाती रूट एल। यहाँ से क्या निकल के आया? जब प्रतिशत परिवर्तन अत्यल्प दे रखा हो, जब प्रतिशत परिवर्तन अत्यल्प दे रखा हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आवर्तकाल में प्रतिशत परिवर्तन बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एल में परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आया? टी में प्रतिशत परिवर्तन निकल के आएगा हाफ ऑफ एल में परिवर्तन कितना था? 1%, अर्थात यहाँ से निकल के आएगा 0.5% आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वृत्तीय गति करती हुई किसी वस्तु का द्रव्यमान, वेग तथा घूर्णन त्रिज्या, द्रव्यमान, वेग तथा घूर्णन त्रिज्या सभी 50% कर दिए जाएं तब वस्तु को वृत्तीय गति में, करेक्शन है इसमें, 50% वृद्धि कर दिए जाएं, वृद्धि कर दिए जाएं तब वस्तु को वृत्तीय गति में
बनाए रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? पहला ऑप्शन 225%, दूसरा 125%, तीसरा 150% और चौथा 100%। आइए समझते हैं इसको। देखो, प्रथम स्थिति तो मान लेते हैं F बराबर mv²/r, ठीक है। और यहाँ पे दे क्या रखा है? द्रव्यमान, वेग और घूर्णन त्रिज्या। घूर्णन त्रिज्या मतलब r। सभी में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो एफ डैश जो नया कंडीशन में आएगा उसमें क्या किया है? m + m/2, 50% बढ़ा दिया इसको भी b + b/2 का स्क्वायर अपॉन r + r/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा 3m/2 और ये आएगा 3/2b का स्क्वायर अपॉन ये भी 3/2r, ठीक है। 3/2 से 3/2 कैंसिल तो बचेगा 9/4 m का m b²/r, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 9/4 आ जाएगा, b² का b², m का m और ये कैंसिल हो गया r का r, ठीक है। तो ये हमें प्राप्त हो गया f डैश 9/4 f। लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा है, ये पूछा है हमसे परसेंटेज में, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी किसमें? एफ में। तो ये कितना हो गया? प्रारंभिक का 9/4, ये प्रतिशत दे रखा है, वो सॉरी भिन्न के रूप में दे रखा है, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो किसका गुणा करेंगे? 100 का, ठीक है। अर्थात 4 से 25 बार और इसका गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 225%। ये तो वो प्रारंभिक स्थिति का हो जाएगा फाइनल वाला। और पूछा हमसे क्या है? कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी। इसको गलती से हम इसको कर आए तो ये गलत हो जाएगा 225 वाला। क्यों? उसमें हमसे इस क्वेश्चन में वृद्धि पूछी है, ना कि ये पूछा है कि वो कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो वृद्धि कितनी हुई? यदि प्रारंभ में 100% था, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो वृद्धि कितनी हो गई? 225 माइनस 100 कितना? 125%। इतनी हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, ठीक। दोबारा समझ लो, ये प्रारंभिक स्थिति मान लिया इतना है। अब जो दूसरी कंडीशन में हमसे पूछ रहा है, प्रत्येक को 50% वृद्धि कर दिया, किसको? द्रव्यमान को, वेग को और त्रिज्या को। तो उस कंडीशन में जो हमें अवकेंद्रीय बल प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा? 3/2 हो जाएगा। जोड़ेंगे जब इसको भी 3/2 का स्क्वायर, ये भी 3/2, 3/2 से 3/2 कैंसिल, 9/4 mv²/4 mv²/r। तो F फाइनल निकल के आ गया 9/4 इनिशियल, मतलब प्रारंभिक का 9/4 गुना। इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये प्रारंभिक का हो गया 225%। लेकिन हमसे पूछा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वृद्धि निकालने के लिए प्रारंभ में कोई भी चीज़ 100% होती है,
100% इसमें से घटाया तो हमको वृद्धि करनी पड़ेगी कितनी, 125% की। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मोटरसाइकिल सवार मुड़ते समय गाड़ी का वेग दोगुना कर लेता है, बाहर की ओर लगने वाला बल हो जाएगा। जब भी कोई सवार किसी मोड़ पर मुड़ता है तो बाहर की तरफ एक बल लगता है। वो कौन सा बल होता है, वो होता है अपकेंद्रीय बल। हमें ऐसा लगता है कि बाहर की तरफ कोई बल लग रहा है, लेकिन वो क्या होता है, जड़त्व के कारण जो वस्तु है या जो मोटरसाइकिल है बाहर की तरफ रहना चाहती है, लेकिन हम उसको बल लगाकर मोड़ देते हैं, इसलिए हमको लगता है कि बाहर की तरफ कोई बल लग रहा है। तो इस स्थिति में क्या किया है, वेग को कर दिया है दोगुना। तो बाहर की तरफ लगने वाला जो बल होगा अपकेंद्रीय बल होगा, और जो कि बराबर होता है किसके, अपकेंद्रीय बल के। ठीक है, अपकेंद्रीय बल क्या होता है, F बराबर mv²/r। यहाँ से जो F है वो समानुपाती है वेग के वर्ग के। इसमें क्या किया है, वेग को दोगुना कर दिया है, अर्थात 2v। तो F डैश बराबर हो जाएगा, या फिर मैं कहूँ F डैश बराबर हो जाएगा m2v²/r। यहाँ से F डैश निकल के आएगा 4mv²/r या 4f, अर्थात F डैश 4 गुना होगा किसके, प्रारंभिक बल के। और ये दे रखा है ऑप्शन सी में। इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम समझते हैं अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य। तो एक बात ध्यान रखेंगे, अपकेंद्रीय बल द्वारा जो कार्य किया जाता है वो हमेशा होता है क्या, 0 या 0। कैसे, देखो अपकेंद्रीय बल में जो वस्तु का वेग होता है, मान लेते हैं इस पॉइंट पर वेग है v, ये हमेशा लगने वाले अपकेंद्रीय बल के लंबवत होता है। ठीक है, थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक, जब बल और वेग के मध्य थीटा 90 डिग्री है तो इसी तरफ विस्थापन होगा। तो बल और विस्थापन के मध्य भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हम जानते हैं W बराबर होता है Fs cos थीटा। Fs cos 90 की वैल्यू कितनी है, 0।
तो ये पूरा की पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। अर्थात अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0। ये जो कार्य होता है ये किस में चेंज हो जाता है, कार्य चेंज हो जाता है किसमें, कण या वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि में परिवर्तित। अर्थात जो किया गया कार्य होता है वो कण की या वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस स्थिति में ना तो ये ऊर्जा ग्रहण करता है, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ना तो अवशोषण करता है ऊर्जा का, ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अर्थात इस स्थिति में इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है क्या रहती है, कांस्टेंट। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर जब कोई उपग्रह निश्चित कक्षाओं में व्यवस्थित किया जाता है तो उसको एक वेग दिया जाता है, उसके बाद वो उन्हीं कक्षाओं में उसी वेग से चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कण क्षैतिज समतल में एक समान वृत्तीय गति करता है। वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। कण पर लगने वाला अवकेंद्रीय बल 10 न्यूटन है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी। देखो क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी कितनी, 20 सेंटीमीटर या 0.2 मीटर। ठीक है, कण पर लगने वाला बल अर्थात F बराबर mv²/r दे रखा है कितना, 10 न्यूटन। ठीक, इसकी गतिज ऊर्जा पूछिए। गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² बराबर क्या। ठीक, यहाँ से हम mv² की वैल्यू निकालें तो क्या निकल गएगी, 10 × r या 10 गुणा 0.2 या पर 2। ठीक है, ये निकल के आई किसकी वैल्यू, mv² की। और E बराबर होता है हाफ mv², तो ये हो जाएगा हाफ × 2 जूल। अर्थात E या गतिज ऊर्जा निकल के कितनी आई, 1 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग में नियत वेग से घूर्णन कर रही है। एक पूर्ण चक्कर में किया गया कार्य मैंने आपको अभी बताया था
कि अवकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 0। लास्ट क्वेश्चन, एम द्रव्यमान का एक कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर या पथ में एक समान चाल से गति कर रहा है। यदि वृत्त के अक्ष के चारों ओर कण का कोणीय संवेग L हो तब कण की गतिज ऊर्जा दी जा सकती है। ये फॉर्मूले दे रखे हैं, कौन से समीकरण से दी जा सकती है, L²/m r², L²/2m r², 2L²/m r² या फिर mr²/L। किसके द्वारा हम गतिज ऊर्जा को दे सकते हैं कि इस रूप में। तो देखो, गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होती है, हाफ mv²। ठीक, और जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, mvr। ठीक है, ये कैसे आया, चूंकि संवेग p बराबर होता है mv, और जब इसमें कोणीय लग गया तो इसमें r का गुणा हो जाता है। जैसे वेग से बनता है कोणीय वेग, त्वरण से बनता है कोणीय त्वरण, उसमें r का गुणा कर देते हैं। उसी प्रकार संवेग से बनता है कोणीय संवेग, तो L में r का गुणा करेंगे तो ये हमें प्राप्त होता है mvr। ठीक है, इसको E को हम लिखेंगे इसके रूप में। ठीक है, तो L बराबर mvr होता है। इसको हम mvr बनाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ, ये b² है तो इसको b² बनाएं तो ये m² हो गया। इसके बदले में जो एक्स्ट्रा m हमने ऊपर लिखा है वो उसी को नीचे लिखेंगे, b² का b², और क्या आ रहा है साथ में, r, तो स्क्वायर है तो r का भी स्क्वायर लेंगे और नीचे भी r का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो क्या किया, m का m है ये, इसको हमें बनाना है इसके रूप में। ठीक है, तो ये b का स्क्वायर है इसलिए हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो m का स्क्वायर करने के लिए हमें m का गुणा ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दिया। ठीक है, r है नहीं इसमें तो r² का गुणा किया, क्योंकि ये स्क्वायर है तो r का ही स्क्वायर आएगा इसमें, और r का स्क्वायर ऊपर किया तो इसका गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे E बराबर, ये पूरा पद क्या हो गया, L², L बराबर mvr, तो L² बराबर mv²r²। ठीक है, बटे 2nr²। और ये कौन सा पद दे रखा है, ऑप्शन बी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।